और अब खबर वॉर जोन से। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर टूट गया है। मिडल ईस्ट में फिर से युद्ध शुरू हो गया है। आधी रात से इजराइल और ईरान के बीच भयंकर वार पलटवार हो रहा है। ईरान ने बेरूत पर हमले के जवाब में इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया, तो सुबह होते होते नेतन्याहू ने तेहरान समेत ईरान के कई शहरों को मिसाइल से दहला दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कुछ देर पहले इजराइल ने फिर ईरान पर हमला किया है। ईरान के तेहरान, इस्फहान समेत कई शहरों पर बमबारी करके उसे धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसके फाइटर जेट्स ने ईरान के कई एयर डिफेंस और रडार सिस्टम्स को तबाह कर दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक ये वो ठिकाने थे जिन्हें ईरान ने सीजफायर के दौरान दोबारा खड़ा किया था। इजराइल का कहना है कि इन हमलों के बाद ईरानी एयर स्पेस में उसके फाइटर प्लेन के लिए ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था और 2 महीने बाद कल देर रात बमबारी से यह सीजफायर टूट गया और जो बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच चल रही थी वो भी डिरेल हो गई है। आप देख सकते हैं किस स्तर पर यह बमबारी की गई है। धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के हमले का जवाब देने से मना किया था, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। इजरायली सेना ने आज ईरान के मशहर के उस सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। इसके जवाब में अब ईरान ने भी इस्फहान में इजराइल की केमिकल प्लांट को अटैक कर दिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने ऊर्जा और रिहायशी इलाकों को टारगेट करके युद्ध और भी ज्यादा भड़का दिया है। ईरान अब इजराइल को खत्म करने की कसम खा रहा है। उधर अब इस युद्ध में हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई है। आज हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला किया। दरअसल ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर उसे लेबनान के बेरूत पर अटैक किया तो फिर ईरानी मिसाइल इजराइल में गिरेंगी। कल इजराइल ने ईरान की रेड लाइन क्रॉस कर दी और बेरूत पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए देर रात इजराइल को एक के बाद एक बैलिस्टिक निशाने पर लिया और इस वेव से पूरा इजराइल दह गया। इस बीच ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। नेतन्याहू को समझाया कि वो ईरान के हमले का जवाब अभी ना दें, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने और आज सुबह होते होते इजरायली सेना ने ईरान पर जवाबी बमबारी शुरू कर दी है। और अब इस पूरी लड़ाई में यमन की भी एंट्री हो गई है। यमन के हूती विद्रोही भी अब रेड सी को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं पूरे तरीके से यहां वॉर वापस शुरू हो गया है। सीजफायर के बाद जो बातचीत की उम्मीद बंधी थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है। ईरान हमला कर रहा है, इजराइल जवाब दे रहा है और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध किधर जाएगा। तेल और गैस के दाम फिर से बढ़ गए हैं। दुनिया में आर्थिक मंदी कगार पर पहुंच खड़ी है। ऐसे में अगर युद्ध बंद नहीं हुआ तो इजराइल और ईरान ही नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ होंगे। ईरान से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्रोफेसर सैयद आसिफ रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर हैं और ईरान की ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और अमेरिका से जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट पूर्णिमा नाथ हमारे साथ हैं और सऊदी अरब से जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट आसिफ रमीज दाऊदी भी मौजूद हैं। हम बात की शुरुआत अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से बात कर लेते हैं। पूर्णिमा मैम, ट्रंप कहते हैं कि जवाब ना दें ईरान के हमलों का, उसके बावजूद इजराइल मानता नहीं। क्या समझा जाए? अब वो बातचीत का दायरा बहुत सीमित हो गया है, एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़े हैं। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। मैं काफ़ी टाइम से ये बोल रही हूँ कि ख़त्म नहीं होने वाला है। सीज़ फायर सिर्फ नाम के लिए करा गया था। सीज़ फायर उसी को कहा जाता है कि जब दोनों पार्टी अपने आप को समय दे और अटैक ना करे। सीज़ फायर घोषणा होते होते ही एक दूसरे के ऊपर बमबारी हो रही थी। लेबनान पे तभी भी चल रही थी। तो ये जो घटना हुआ था, ये इट वाज वेरी क्लियर दैट ये सीज फायर नहीं रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड ऑफ ऑल, इजराइल के हिसाब से ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनके लिए और ईरान के लिए भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है।
ये दोनों के हिसाब से दोनों आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, February 28 2026 का जो अटैक था उसमें ईरान डिफेंसिव में चले गए और इसराइल और अमेरिका ऑफेंसिव में चले गए। अब युद्ध का एक रूल होता है, आप शुरू तो कर सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन आप बंद नहीं कर सकते हो आपके हिसाब से। ये अमेरिका ने अपना मसल जरूर फ्लेक्स किया है दुनिया के सामने कि हमने बहुत कुछ कर दिया, वी आर मोस्ट पावरफुल कंट्री, वी आर मोस्ट पावरफुल मिलिटराइज कंट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारी जो डिफेंस बजट है वो भी कोई भी एटलीस्ट 15 कंट्री की बराबर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विथ $1 ट्रिलियन बजट। अगर 1.5 ट्रिलियन होगा तो फिर 30 कंट्रीज के साथ भी तुलना नहीं कर सकते हो आप। ये सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बार बार बयानगिरी चल रही थी उसमें ये कोशिश करा जा रहा था कि अमेरिका हैज़ ऑलरेडी वन। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस। रियलिटी में ईरान हैज़ रिस्पॉन्डेड ब्रिलियंटली। उन्होंने दिखाया कि हमारे पास ना खाने के लिए कुछ है, लेकिन हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग लड़ेंगे जरूर। पूर्णिमा जी, ये सवाल जो यह है कि जवाब ट्रम्प कहते हैं कि आप जवाबी हमला ना करें, इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे तो ट्रम्प की स्थिति कमजोर ही नजर आ रही है। जब वो डिस्कशन टेबल पर बैठेंगे तो उनके वॉर पार्टनर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जी, ये तो उनको सोचना चाहिए था जाने से पहले, युद्ध शुरू करने से पहले और डिकैपिटेशन स्ट्राइक करने से पहले। ये तो इजराइल का मकसद वेरी क्लियर है, ये डील करने के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे, ईरान को ख़त्म करने के लिए गए। दिस इज एग्जैक्टली द कम्युनिकेशन दैट हैज हैपेंड सिंस बिगिनिंग ऑल्सो, कि ईरान आज जो सिचुएशन में है वो बहुत कमज़ोर सिचुएशन में है, उसको ख़त्म करना चाहिए। अब अगर छोटे से छोटे एक ऑर्डिनरी लोग, पर्सन फ्रॉम हियर इन अमेरिका, अगर उनकी बात अगर सुनेंगे, स्पेशली इफ इट इज़ रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हो, वो कहते कि ट्रम्प मस्ट फिनिश द जॉब। उसका क्या मतलब है? जाके ईरान को ख़त्म करिए, आप जाके ईरान को ख़त्म करके अपना पपेट बिछाए। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी टुडे अनफॉर्चुनेटली। और ये डेमोक्रेट पार्टी का भी है, उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप निकी हेली ले लीजिए, जो कन्वर्ट क्रिश्चियन हमारे रिपब्लिकन पार्टी की है, वो उन्होंने भी यही कहा है कि फिनिश ईरान द इज जॉब, लेकिन जॉब तो मोस्ट, फिनिश हो नहीं रहा है। संजय मेस्तन नहीं साहब से होगा। समझना चाहते हैं, सर 2 महीने का जो ये सीज फायर था, क्या इस सीज फायर ने ईरान को रीग्रुप, रीअसेस करने का मौका दिया? और क्या अब एक बार फिर हम एक लंबे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सीज फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? देखिए पवन, पहली बात तो इस लड़ाई में 3 मुख्य वॉरिंग पार्टीज हैं, या मैं बोलूंगा 4 हैं। 3 तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, जिसमें है ईरान, अमेरिका और इजराइल। ये बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और इनडायरेक्टली जिन पे इम्पैक्ट हो रहा है वो लेबनान है, और खासकर गल्फ कंट्रीज पे, जीसीसी कंट्रीज में इम्पैक्ट हो रहा है। नेगोशिएट कौन कर रहा है? पाकिस्तान, आसिम मुनीर। वो भी एक फाक से बड़ी अजीब और गरीब चीज है। नेगोशिएशन जब होता है तो जितने भी वॉरिंग फैक्शंस हैं और जिनके पे इम्पैक्ट होना है, पहली बात वो सब एक टेबल पे बैठने चाहिए और डायलॉग इस प्रकार होता है। यहाँ पर जो हो रहा है, पहली बात एक डायरेक्ट हो रहा है बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और उसमें मीडिएटर कौन है? वो पाकिस्तान है। और दूसरा जो हो रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स करवा रहा है डायरेक्टली लेबनान, जो एक देश है, और इजराइल के बीच में वो डायरेक्टली करा रहा है। और आपको पता है अमेरिका ने वही इजराइल और हमास के साथ भी कराया था अक्टूबर में। इनका परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि जब कोई सीज फायर होती है और उसके बाद जो टॉक्स होते हैं, और टॉक्स मतलब डिप्लोमेसी वगैरह नेगोशिएशन होते हैं, उसमें हर साइड के लिए एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि मतलब विन विन सिचुएशन सब साइड के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमास और इजराइल के बीच में डील हुई थी, उसमें अभी तक आधी चीजें क्लेरिफाई नहीं हुई है। उसमें डिसआर्मामेंट होना था, ये हमास का, वो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है डिलाइटफुली वेग ये चीजें चल रही हैं, डिलाइटफुली वेग, जिसका सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। जिसकी मर्जी उसकी कोई कल्पना करके, इमेजिनेशन करके उसको ले जा सकता है। तो ये जिस प्रकार चल रही है, ये तो बिल्कुल कोई सीज फायर और वो कोई मेरे को डील तो होने की संभावना दिखती भी नहीं है। मान लिए, आप कल्पना किए कि कल पाकिस्तान सक्सेसफुल हो जाता है और ईरान और यूएस के बीच में एक पेज का, वो भी एक पेज का एमओयू
उसमें इतनी चीजें हैं, क्या सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। ये कहने का मतलब है ये चलता रहेगा और इसका कोई अंत होता हुआ मेरे को दिख नहीं दे रहा, क्योंकि ये डिलाइटफुली वेक है, स्ट्रेटेजिकली वेक चीजें हो रही हैं। अगर प्रिसाइज होता है तो बिल्कुल सबको बैठ के, बल्कि वॉरिंग फैक्शंस को बैठ के और आमने सामने बैठ के ये करना चाहिए। पाकिस्तान तो कभी इजराइल से बात ही नहीं कर सकता है, तो कहने का ये गल्फ कंट्रीज को शामिल नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अजीब गरीब चीज जो चल रही है। अब होगा क्या? होगा ये कि जिस प्रकार अभी आपने देखा है, कुछ चीजें भी फर्क पड़ी हैं। पहला, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने और प्रेसिडेंट ने सॉलिड स्टेटमेंट दिया है कि लेबनान हमारी कंट्री है, किसी भी देश को अधिकार नहीं है, और उन्होंने डायरेक्ट रेफरेंस ईरान को भी दिया कि उनको कोई अधिकार नहीं है हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में मतलब दखल अंदाजी करने के लिए। अब सवाल उठता है, ईरान चाहता है कि वो इजराइल पे ठोके। इजराइल किसको ठोक रहा है वहां पर? लेबनान को ठोक रहा है, या सदर्न लेबनान में और बेरेट वगैरह में। तो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है। अब अगर आज आपने देखा वो हुतीज ने भी शुरू कर दिया है, ये ऐसी डायमेंशन में मेरे को तो कोई अंत होता हुआ दिख नहीं रहा है। सर तो ये डायमेंशन मल्टी है, हुती है, यहां पर लेबनान से भी हमले हो रहे हैं, बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच। जब बाकी प्रॉक्सी स्टेट कहीं बातचीत में नहीं है तो फिर ये दावे कैसे कि कॉलम फुल स्टॉप की ही कमी है, सीज फायर तो होने वाला है, बातचीत हो गई है, पाकिस्तान पहल कर रहा है। वो पाकिस्तान जो इजराइल से संबंध नहीं रखता वो इस इक्वेशन में है नहीं। अमेरिका रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब हो नहीं रहा है। बिल्कुल। तो ये देखिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। देखिए कोई भी चीज जब की जाती है ना, उसमें एक स्ट्रेटेजिक माइंड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के द्वारा सब कुछ किया जाता है कि हमारा मुद्दा क्या है सब साइड्स का। और मेरे को लगता है देखिए चाहते तो सब है लड़ाई खत्म हो, कोई डाउट नहीं है। ईरान के भी स्टेटमेंट्स वही आते हैं, लेबनान से भी ये आते हैं, इजराइल से भी आते हैं और अमेरिका से भी आते हैं। लेकिन ये है कि जो भी इसमें एग्री करेगा वो ऐसा लगेगा कि उसने सरेंडर कर दिया, वो हार गया है। तो कहने का मतलब ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है। और इसमें देखिए ना तो ये यूनाइटेड नेशंस ये कुछ होता है, पहली बात तो सबसे बड़ा चिन्ह होता है पाकिस्तान, आसिम मुनी, मतलब उसके ऊपर अमेरिका भरोसा कर रहा है। आज अमेरिका को तो उसका अगर टेस्ट लेना है, उसको एक ही चीज बोलनी चाहिए कि ठीक है तू हमारे को वहां पर बेसिस दे दे और हम यहाँ से बिल्कुल। तो पाकिस्तान यहां अमेरिका की इजराइल नहीं सुन रहा तो पाकिस्तान तो क्या ही सीज फायर करवाएगा। हमारे साथ प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी हैं, सीधे इजराइल से जुड़ रहे हैं। सर किस तरह के माफ कीजिएगा ईरान से जुड़ रहे हैं। सर किस तरह के हमले हुए हैं और ग्राउंड पर क्या समझ है? क्या सचमुच ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही है वो कुछ ऐसी है जिससे जमीन पर कोई उम्मीदें थी, या फिर रीग्रुप होने का मौका भर है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं तमाम पैनलिस्ट को। मेस्टन साहब कह रहे थे बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। एक कंट्री है जो इंपीरियलिस्ट कंट्री है, जो हजारों किलोमीटर से दूर आके किसी और कंट्री के ऑयल और गैस पे कब्जा करना चाहती है। और एक कंट्री है जो अमेरिका की प्रॉक्सी कंट्री है जिसका नाम इजराइल है, जिसने 77% पैलेस्टाइन पे कब्जा कर लिया है। और जब से जंग शुरू हुई है तब से 25% लेबनान पे कब्जा कर लिया है और मैसेकर कर रहा है। वहां वॉर नहीं हो रहा है, पूरे पूरे गांव और शहरों को ढाया जा रहा है, मिसमार किया जा रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब गांधी जी के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं था। गांधी जी से पूछा गया था कि भाई पैलेस्टाइन का क्या सोल्यूशन है, तो गांधी जी ने कहा था पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। यही नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, यही ईरान का भी पक्ष है और हर रेवोल्यूशनरी इंसान का यही पक्ष होना चाहिए कि जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है वो जमीन के जो ओरिजिनल ओनर्स हैं वो रिटर्न होने चाहिए और वहां पर उन लोगों को रहना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो जूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, वो लोगों को रहना चाहिए जो उस जमीन के मालिक हैं। तो बहुत सिंपल है। अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट कंट्रीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं ऑयल के लिए आया हूं। ठीक है, ईरान क्या करना चाह रहा है? ईरान कहना चाह रहा है कि भाई हमारी कंट्री है, हमारी सॉवरेनिटी है, हम लोग फैसला करेंगे, किसी और को नहीं हक। प्रोफेसर साहब ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या सिंप्लिसिटीज हैं वो तो काफी वक्त से चर्चा हो रही हैं। आज 2 महीने के सीज फायर के बाद जब ये जंग दोबारा शुरू हुई है तो ईरान पे जमीन की सोच क्या है? क्या ईरान इस मामले को आगे बढ़ाना चाहता है या ईरान भी सच में बातचीत में इंटरेस्टेड है? ईरान में मैं आपको बता दूं, ईरान में सीज फायर को लेके काफी अनकंफर्टेबिलिटी है।
ना वॉर ना सीज फायर। अमेरिका रोज होर्मुज पे हमला कर देता है, रोज लेबनान पे हमला होता है, रोज वायलेशन ब्रेक होते हैं, रोज जाके वहां पर बच्चों को औरतों को मार देते हैं। आप देखें, आप इंसान बन के सोचे, सिर्फ इंसान बन के आप सोचे 10 मिनट के अंदर 150 बॉम्ब गिराए गए 10 मिनट के अंदर, और 150 लोकेशन पे 1200 लोगों को मारा गया, जिसमें 800 बच्चे थे और औरतें थी। ये आप इंसान होने के नाते सोचें, लेबनान में जो इजराइल ने किया है वो इंसानियत है। आज ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो इंसानियत की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है। जो यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए था वो ईरान कर रहा है, जो पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना चाहिए था वो ईरान कर रहा है। कहां है दुनिया के यूनाइटेड नेशन के लोग, कहां है ह्यूमन राइट्स वाले लोग जो बच्चों का मैसेकर इजराइल कर रहा है? 40,000 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर दिया। टेररिस्ट है, हमास टेररिस्ट है। दुनिया में सबसे बड़ी टेररिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इजराइल है। 40,000 बच्चों को मार दिया, तकरीबन 20 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया, 200 से ज्यादा स्कूल्स को तबाह कर दिया। अमेरिकन और ब्रिटिश डॉक्टर्स आके कहते हैं कि जो बच्चों को गोलियां मारते हैं वो गोलियां सर और सीने के दरमियान होती थी, यानी इनके स्नाइपर जानबूझ के मारते थे। अब्बास साहब, प्रेग्नेंट औरतों को मारते हैं। अब्बास साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब अमेरिका इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है तो क्या ईरान लेबनान को रोकने की कोशिश करेगा? क्योंकि एक सीज फायर तो हुआ था ना, आपकी शर्त थी कि लेबनान के साथ सीज फायर होगा तो बातचीत आगे बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप का एनबीसी सुनिए आप, कल डोनाल्ड ट्रंप का एनबीसी पे न्यूज है, उसमें इंटरव्यू है, वो कह रहा है वी सपोर्ट अटैकिंग लेबनान। एक तरफ से ये कहता है कि हम सीज फायर चाहते हैं, दूसरी तरफ से आके इंटरव्यू में कहता है कि हाँ नेतन्याहू हमारे साथ मिला हुआ है, मिल के मार रहा है। कौन सी नॉनसेंस चल रही है दुनिया के अंदर, कौन सी ये मुनाफिकत चल रही है? आप सोचें, बच्चे मारे जा रहे हैं। ईरान में मैं स्कूल में गया था, उस स्कूल में जहां पे 168 बच्चियों को मार दिए। आप जानते हैं वो स्कूल की सलिया जो है 3 माले की बिल्डिंग की, 3 फ्लोर की, दह गई, जमीन में खड्डा हो गया, वहां की सलिया मुड़ गई, पिघल गई। आप सोचें बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? जंग नहीं हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है। आप लोग आके जंग हो रही है, कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट है। नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक कंट्री, इंपीरियलिस्ट कंट्री, ये जो दूसरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। हमारे साथ सऊदी से भी हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, आसिफ रमीज दाऊदी साहब। आसिफ साहब, एक बार इजराइल और ईरान आमने सामने फिर हो गए हैं, क्या आपको इसका दायरा अरब क्षेत्र में फैलता हुआ नजर आ रहा है? जमीन पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? अलर्टनेस लेवल क्या है? क्या मैसेज दिया गया है? देखें पवन भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तमाम जो मसले हुए हैं शुरुआत से लेके, इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है, आप जितनी भी रिपोर्ट्स देख लें, आप गाज़ा देख लें, आप फ़लस्तीन देख लें, आप लेबनान देख लें, आप वहाँ पे जेनोसाइड देख लें, वहाँ पे बच्चों को, मासूमों को जिस तरीके से भी मारा गया है, ये सारी की सारी जो है इजराइल की करतूत है। और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से सीज फायर हो, किसी भी तरीके से इस रीजनल इसमें कोई पीस और सिक्योरिटी और कोई एक प्रोग्रेस की बात हो। अभी बीच में सीज फायर का मामला चल भी रहा था तो आपने देखा कि कैसे लेबनान पे एक सीवियर अटैक किया गया, उसकी भी हम कंडेम करते हैं। जो बच्चों की जाने जाती उसको कंडेम करते हैं। और आज जो दोबारा से ये तमाम चीज़ें आई हैं, वो फिर देखें कि इजराइल इसमें ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी डील हो जाए और इस तरफ कोई भी एक पीस और सिक्योरिटी की बात हो। हालांकि ईरान का जो एक दूसरा मसला है वो ये है कि ईरान ने डायरेक्ट इजराइल से इस मसले का हल निकालना था। इजराइल से डायरेक्ट वो कहते हैं ना, जितने भी अटैक्स थे अभी जब हो रहे हैं, ये इस तरह से होना था, न बजाय इसके कि वो पूरे इस रीजन में, गल्फ में दूसरे अपने दोस्त और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे अटैक शुरू हो गया और सिविलियंस पे अटैक शुरू हो गए। ये मसला उधर हो गया। लेकिन जहां तक सवाल है इस पूरे मसले का, उसमें इजराइल ये बिल्कुल पूरी तरह से साबित है, जैसे गाजा में हुआ। आपने देखा कि कैसे यूनाइटेड नेशंस के या दुनिया के तमाम जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनकी भी इंटरनेशनल वॉर के लॉज जो होते हैं उन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ी, इंटरनेशनल लॉज को नहीं फॉलो किया गया। और यह बात बिल्कुल सच है कि इजराइल जो है पूरी तरीके से इस इलाके में शांति नहीं होने देना चाहता। सर, इसको समझने की शांति, जरूरत है। एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अमेरिका के कहने पर इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हुआ था, सहमत हुआ था इजराइल हमला ना करने के लिए। फिर क्या ट्रिगर वजह बनी? क्या ईरान को लेबनान को नहीं रोकना चाहिए इस बातचीत को शांति के ट्रैक पर रखने के लिए? देखिए, जब आपने मुझसे पूछा, जी बिल्कुल,
देखें, इसमें होता क्या है आप कि दो पार्टीज जब बात करती हैं तो दोनों को अगर सीज फायर या पीसफुल नेगोशिएशन जो होते हैं, टेबल टॉक्स जब होते हैं, तो दोनों को एक दूसरे की बात समझनी होती है, दोनों पार्टीज को रोकना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये बताएं कि लेबनान के अंदर जो एक सिविलियन है, जिस तरीके से वहां पे अटैक्स हुए, जिस तरीके से वहां पे जाने गई, उन इतने बड़े नंबर में इन सिविलियंस का क्या उसमें रोल है, बताइए। इसको रोकने के लिए यकीनन ईरान की भी एक कोशिश होनी चाहिए कि लेबनान को समझाए, अपने जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनको समझाए, और उधर ईरान को, अमेरिका को, इजराइल को समझाना चाहिए। लेकिन इजराइल इसको समझ नहीं रहा, और इसको नहीं समझ रहा है। इसको समझने की जरूरत है। इसको अगर कोई समझ रहा है तो गल्फ रीजन में मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आज तक देखे, कितनी सेंसिबल तरीके से इसको रिएक्ट किया गया। आप सऊदी अरब की अगर मैं मिसाल दूं तो कैसे एक विजन को लेके, कैसे आज तक इसको एक कहते हैं ना कि कोशिश ये हो रही है कि सीज फायर हो, कोशिश हो रही है कि डीएस्केलेशन हो, संदीप जी कोशिश से ये हो समझ रही है लेते हैं। कि संदीप जी, रीजनल जो यहां जंग का दायरा काफी दूर तक है। इजराइल है, ईरान है, अमेरिका है, पूरी गल्फ कंट्रीज हैं। ऐसे में सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से क्या इसका हल निकल सकता है, और बाकी पार्टनर्स क्या डिस्कशन टेबल पर आ सकते हैं, या ये युद्ध बहुत ज्यादा फैल गया है, अभी कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आती? आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है कि वो संभावना नजर नहीं आती है, वही सच है कि संभावना नजर नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि 8 अप्रैल को जिस दिन सीज फायर हुआ था, उसी दिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ इस बात को लेकर के, उसमें फायर था, सीज हो गया था, और उसकी फ्रेजाइलिटी बहुत ज्यादा थी। उसका रीजन ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सबके अपने अपने व्यू हैं। कोई कहता है कि मासूम बच्चे मारे गए, तो मासूम बच्चे मारे गए तो इसके पहले भी मासूम बच्चे मारे जाते रहे। इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया में जब भी वॉर हुए तो मासूम बच्चे मारते। तो जब आप क्या हो, कंट्री को स्पेसिफिक मत मारिए, एट्रोसिटीज दोनों तरफ होते हैं। 7 अक्टूबर का वो दिन याद कीजिए जब हमास ने इजरायली बच्चों को मारा था। तो जब आप दोनों तरफ देखेंगे ना, तो आपका दिल दुखेगा। जब सिर्फ हमारे मारे जाएंगे, जब उनके मारे जाएंगे तो वो शहादत, वो उसको चुप्पी, और जब हमारे मारे जाएंगे तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच अपने आप में थोड़ा सा, ये मुझे लगता है इसको सही करना पड़ेगा। एक यूनाइटेड वॉइस आना होगा कि बच्चे बच्चे हैं, चाहे वो ईरान के हो, चाहे इजराइल के हो, चाहे सऊदी के हो, चाहे भारत के हो, चाहे अमेरिका को, कहीं की दुनिया के बच्चे हो। थोड़ा बीच में मत बोलिएगा साहब, आपके बीच हमने नहीं बोले, थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि आपको ही बोलना तो फिर या तो हम मर जाए। आपने अपने पॉइंट रख लिया है, मैं लेट मी कंप्लीट। और मैंने 2 महीने से ईरान पर भी बोल रहा हूं, तो 1 सेकंड सुनने का पेशेंस, यही प्रॉब्लम है। बोलिए सर, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, हाँ, तो मैंने उस पर आया कि जैसे अभी आपने कहा कि ईरान को भी लेबनान को रोकना पड़ेगा, और ट्रंप को इजराइल पर रोकना पड़ेगा, और सऊदी को, जो सऊदी का खेल अजीब है, पाकिस्तान का दोस्त है, उधर ईरान का दुश्मन है, ईरान के इनके राइवलरी है आपस में, उधर इजराइल को सपोर्ट करता है, अमेरिका के हाकने पर चलता है, चाइना के गोद में बैठता है। तो ये जो आपका खेल है ना, आप, यही कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको, इसी को कॉम्प्लेक्स, आप पाकिस्तान को पीस मेकर बना रहे हो। ईरान कहा पाकिस्तान के लिए कि ये रेड लाइन इसको खींचनी पड़ेगी। ईरानी लोगों ने कहा कि हमें डर है पाकिस्तान से। उधर अमेरिका के लिंडसे ग्राहम ने कहा, सीनेटर ने कहा कि देखो हमें इस पर भरोसा नहीं है। तो सीरियस कौन है? एक्चुअली बात है कि सीरियस कौन इस वॉर को खत्म करने के लिए? कोई सीरियस नहीं है। और अभी मैं तो बड़ी बात कह रहे हैं हमारे विदेश मामलों के जानकार, कह रहे हैं कि इस जंग को खत्म करने के लिए कोई सीरियस नहीं है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस पर चर्चा की, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया।